अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है कोलिजन का। तो हम कोलिजन की डिफिनीशन को समझेंगे। कोलिजन के जो टाइप्स हैं, इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन। तो दोनों केसेस में मोमेंटम तो कंजर्व्ड रहता है, पर टोटल काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट केस में हम कहते हैं कि वो कांस्टेंट है, पर सेकंड केस में सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों, डेली लाइफ में जब हम कोलिजन के टर्म को देखते हैं तो हमारे जहन में ये बात आ जाती है कि भाई इसका मतलब ये है कि जब दो बॉडीज़ आपस में टकरा जाए, एक दूसरे के साथ स्ट्राइक हो जाए, तो वो कोलिजन कहलाता है। हालांकि फिज़िक्स में ऐसा नहीं है। अगर दो बॉडीज़ एक दूसरे की जानिब अप्रोच करते हैं, अगर उसकी बीच में टकराव हो जाए या वो टकराए बग़ैर सिर्फ एक दूसरे के बीच में इंटरेक्शन को शो करे, तो फिर इसको भी हम कोलिजन कहते हैं। यानी ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा के लिए कोलिजन के लिए दो पार्टिकल्स का या दो बॉडीज़ का आपस में टकराना ज़रूरी है। फिज़िक्स में ऐसी सिचुएशन भी आ जाते हैं कि पार्टिकल जो हैं वो एक दूसरे के करीब तो आते हैं, पर एक दूसरे के साथ वो कोलाइड नहीं होते, तब भी हम फिज़िक्स में उसको कोलिजन कहते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं कोलिजन के लिए। सपोज ये कोई सरफेस है, ये है कोई बॉल लेते हैं, ये सेकंड वन है, ये है बॉल ए और ये है बॉल बी। इसके मास को m1 और बॉल बी के मास को m2 से। इसकी वेलोसिटी है v1 जबकि इसकी वेलोसिटी हम v2 लेते हैं। अब हम कंडीशन लगाते हैं कि v1 जो है वो ग्रेटर है v2 से, तब तो बल ए जो है ये पीछे से जाके इसको स्ट्राइक करेगा। तो फिज़िक्स में हम इसको कोलिजन कहते हैं। पर अगर हम बच्चों प्रोटॉन को ले लें और साथ में हम हीलियम न्यूक्लियस को ले लें, हीलियम की न्यूक्लियस और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, हीलियम न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। जब ये दोनों एक दूसरे की जानिब अप्रोच करते हैं तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं कूलम्ब रिपल्सिव फोर्स की वजह से। तो ये दोनों एक दूसरे को स्ट्राइक नहीं करते, एक दूसरे के साथ कोलाइड नहीं करते, पर कूलम्ब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी रिपल्सिव फोर्स की वजह से वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन ज़रूर करते हैं। यानी इन दोनों की जो पाथ है वो डिफरेंट बन जाती है, यानी दोनों की जो पाथ है उसमें फ़र्क आता है। तो सपोज प्रोटॉन इस तरह चला जाता है और हीलियम न्यूक्लियस जो है वो इस तरह आता है, तो इस इंटरेक्शन को भी बच्चों हम कोलिजन कहते हैं। कोलिजन के लिए दो बॉडीज़ का आपस में टकराना ये ज़रूरी नहीं कि जब बॉडीज़ आपस में टकरा जाए तो हम कहेंगे कि भाई ये कोलिजन है, नहीं। यहाँ पर प्रोटॉन और हीलियम ये एक दूसरे के साथ टकराते नहीं, पर इंटरेक्शन करते हैं कूलम्ब इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स की वजह से। इसको भी हम कोलिजन कहते हैं। तो बच्चों, कोलिजन में इम्पल्स यानी हम जो कहते हैं कि वेरी लार्ज फोर्स फॉर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जब किसी बॉडी पर लार्ज फोर्स एक्ट करे तो उसको हम इम्पल्स कहते हैं। तो एक्चुअली कोलिजन में ये इम्पल्स जो है ये एक्ट करता है कोलाइडिंग पार्टिकल पर। जब पार्टिकल आपस में कोलिजन करते हैं तो वो एक दूसरे पर लार्ज फोर्स शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, क्योंकि वो टकराते हैं शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, तो वो लार्ज फोर्स एक दूसरे पर एग्जर्ट करते हैं, जिसको हम इम्पल्स कहते हैं। सेकेंड वन हम कहते हैं कि टोटल मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल वो रिमेन कंजर्व्ड, रिमेन्स कांस्टेंट या कंजर्व्ड। कोलिजन के दौरान पार्टिकल्स की जो टोटल मोमेंटम है वो रिमेन कांस्टेंट होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोलिजन में मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट क्यों रहता है? इसकी वजह यह है बच्चों कि एक्चुअली ये कोलिजन का जो लफ्ज़ है
ये क्या है, रीडिस्ट्रीब्यूशन है। कोलिजन इज एक्चुअली अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल की जो टोटल मोमेंटम है उसकी जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्चुअली कोलिजन है। यानी हम कहते हैं कि जब पार्टिकल्स आपस में कोलाइड होते हैं, कोलिजन करते हैं, तो पार्टिकल्स की एट एनी इंस्टेंट जो मोमेंटम होता है, वेलोसिटी तो चेंज होती है, ठीक है ना। वेलोसिटी के चेंज के साथ एट एनी इंस्टेंट पार्टिकल्स की जो मोमेंटम है वो अपने आप को रीडिस्ट्रीब्यूट करती है। यानी कोलिजन में पार्टिकल्स की टोटल मोमेंटम रीडिस्ट्रीब्यूट होता है। इस वजह से हम कहते हैं कि कोई भी कोलिजन हो, हुआ वो इलास्टिक कोलिजन हो या इन इलास्टिक कोलिजन हो, दोनों केसेस में पार्टिकल्स की जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहेगी। अब कोलिजन की कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक जनरल सा एग्जाम्पल लेते हैं। उस एग्जाम्पल की मदद से फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कोलिजन में टोटल मोमेंटम जो है वो रिमेन कांस्टेंट होता है, जबकि एनर्जी जो है या काइनेटिक एनर्जी या सम ऑफ एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है फर्स्ट केस में यानी इलास्टिक कोलिजन में, जबकि इन इलास्टिक कोलिजन में वो कांस्टेंट नहीं रहती, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? तो इसके लिए सबसे पहले एक जनरल एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ये कोई हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस है जहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है। यहाँ पर हम एक ब्लॉक लेते हैं, ब्लॉक बी, जिसका मास है m2। अब बच्चों इस ब्लॉक के साथ हम एक स्प्रिंग को कनेक्ट करते हैं। स्प्रिंग को कनेक्ट किया। अब यहाँ पर एक दूसरा ब्लॉक लेते हैं जिसको हम ब्लॉक ए और मास जो है उसका m1 लिखते हैं। अब इसकी जो वेलोसिटी है वो है v1 और ब्लॉक बी की जो वेलोसिटी है वो है v2, पर v1 जो है वो ग्रेटर है v2 से, ठीक है ना। तब तो ए ब्लॉक जो है वो पीछे से आके इस स्प्रिंग को टच करेगा, ठीक है ना। अगर वेलोसिटी कम होगी तो वो अपनी वेलोसिटी से जाएगा, ये पीछे से अपनी वेलोसिटी से जाएगा, कभी भी कोलिजन नहीं होगा, इंटरेक्शन नहीं होगा बिटवीन द टू ब्लॉक्स। तो इस वजह से हम कहते हैं कि v1 वेलोसिटी जो है वो ग्रेटर है v2 से। अब ये ब्लॉक जो है स्प्रिंग के इस एंड के साथ टच नहीं है, ठीक है ना। तो इस केस में हम कहते हैं कि इस ब्लॉक की मोमेंटम और इस ब्लॉक की मोमेंटम, इन दोनों की कम्बिनेशन को हम टोटल मोमेंटम कहते हैं, क्योंकि हमारे पास ये एक सिस्टम है। तो मोमेंटम की जो डिफिनीशन है, जिसका रिलेशन है P = mv, इस रिलेशन के मुताबिक अगर हम इस सिस्टम के लिए जिसमें दो ब्लॉक्स हैं टोटल मोमेंटम को लेके, तो हम लिख सकते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 विल बी इक्वल टू p के। तो टोटल मोमेंटम जो है बच्चों वो p के बराबर है इन दोनों ब्लॉक्स का या इस सिस्टम का। अब हम सपोज करते हैं कि सपोज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t1 ये ब्लॉक पीछे से आके स्प्रिंग के इस एंड को टच करता है। जब टच करता है तो हमारे पास जो सिचुएशन है वो इस तरह है, ये B मास है m2, इसके साथ स्प्रिंग कनेक्टेड था। अब ये ब्लॉक A जो है ये पीछे से आके इस स्प्रिंग को टच करता है जिसका मास था m1, इसकी वेलोसिटी थी v1 और इसकी वेलोसिटी थी v2, जबकि v1 जो है वो ग्रेटर थी v2 से। अब जब इस एंड को टच करेगा तो इस दौरान स्प्रिंग की दो एंड्स है, एक ब्लॉक ए के साथ टच है और दूसरा जो है वो पहले से ब्लॉक बी के साथ टच था। तो स्प्रिंग का ये एंड इस ब्लॉक की वेलोसिटी के साथ जाएगा क्योंकि इसके साथ टच है, जबकि स्प्रिंग का ये एंड जो है ये ब्लॉक ए की वेलोसिटी के साथ जाएगा क्योंकि ये इस एंड के साथ टच है। अब चूंकि v1 ग्रेटर है v2 से, जब ये स्प्रिंग को टच करता है तो इस दौरान स्प्रिंग की जो लेंथ है
वो बच्चों क्या होना शुरू करती है, डिक्रीज होना शुरू करती है। डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस हुआ, क्योंकि ब्लॉक ए जब पीछे से इसको टच करेगा तो स्प्रिंग की जो लेंथ है वो कम हो जाएगी, यानी स्प्रिंग कंप्रेस होता जाएगा। अब बच्चों जब स्प्रिंग कंप्रेस होता है तो हम जानते हैं कि स्प्रिंग में एक फोर्स है जिसको हम स्प्रिंग फोर्स कहते हैं, F = kx। ये एराइज होता है, ये दोनों ब्लॉक्स को पुश करते हैं। तो इस ब्लॉक पर ये फोर्स इस डायरेक्शन में और इस ब्लॉक पर ये फोर्स इस डायरेक्शन में। अब चूंकि इस ब्लॉक की वेलोसिटी और स्प्रिंग की जो फोर्स है ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी जो है बच्चों वो ग्रेजुअली इंक्रीज होना शुरू करेगी, जबकि इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होना शुरू करेगी, क्योंकि ये इस वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स है और यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स और एंड वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक बी जो है ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है ना, तो इसको इस डायरेक्शन में पुश करता है तो इसकी वेलोसिटी ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो जाएगी, जबकि इसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो जाएगी। अब ये स्प्रिंग जो है बच्चों ये उस वक्त तक कंप्रेस होता जाएगा जब तक दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी इक्वल ना हो जाए। अब हम सपोज करते हैं कि सपोज जब ब्लॉक्स की वेलोसिटी आपस में इक्वल हो गई तो स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन आई। इस दौरान जो इंस्टेंट हम लेते हैं उस इंस्टेंट को सपोज हम T1 प्राइम का नाम देते हैं कि T1 प्राइम इंस्टेंट में ये स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस हुआ। ये है ब्लॉक M2 और ये है ब्लॉक M1, जिसकी मास इज ब्लॉक बी की मास M2 और ब्लॉक ए की मास जो है वो M1। तो स्प्रिंग में जो है वो मैक्सिमम कंप्रेशन आया, जिसको हम x0 या xm से डिनोट करते हैं। अब इस दौरान भी ये स्प्रिंग जो है ये दोनों ब्लॉक्स को पुश करते हैं। इस डायरेक्शन में फोर्स F = kx और इस डायरेक्शन में भी फोर्स F = kx। अब मैक्सिमम कंप्रेशन में इन दोनों ब्लॉक्स की जो वेलोसिटी है वो आपस में इक्वल हो जाती है, जिसको हम सिंपली V कहते हैं कि V1 = V2 और दोनों को हमने एक और नाम दिया V का, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी अब इक्वल है। अब इस केस में एट दिस इंस्टेंट T1 प्राइम, अगर हम इस सिचुएशन में अब टोटल मोमेंटम को कैलकुलेट करना चाहें तो टोटल मोमेंटम बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा, टोटल मोमेंटम इसकी मास है M1, वेलोसिटी V1 पर V1 किसके बराबर है, V के बराबर है, प्लस इसका मास है M2, इसकी वेलोसिटी V2 है पर V2 किसके बराबर है, अब V के बराबर है। तो बच्चों ये टोटल मोमेंटम होगा एट द इंस्टेंट T1 प्राइम, जब स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेशन में है, दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी जो है अब वो इक्वल है। अब इसके बाद ये स्प्रिंग तो लगातार दोनों ब्लॉक्स को पुश कर रहा है, तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और इस ब्लॉक की वेलोसिटी कम होती जाएगी, इसकी बढ़ती जाएगी और इसकी कम होती जाएगी। अब जब मैक्सिमम कंप्रेशन था तो बच्चों यहाँ पर हमने कहा कि दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी इक्वल है। वो इक्वल क्यों आई, वो इक्वल इस वजह से आई कि जब इसने पीछे से इस स्प्रिंग को टच किया तो स्प्रिंग को उसने कंप्रेस किया। अब इसकी वेलोसिटी तो बढ़ी थी, ज़्यादा थी और इसकी वेलोसिटी कम थी। ठीक है ना, तो स्प्रिंग फोर्स और ब्लॉक की वेलोसिटी, यहाँ पर इस ब्लॉक की वेलोसिटी ये दोनों सेम डायरेक्शन में है और ये अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है ना, तो मैक्सिमम कंप्रेशन तक यही स्प्रिंग फोर्स जो है इसकी वेलोसिटी को घटाता जाएगा और इसकी वेलोसिटी को बढ़ाता जाएगा। तो एक स्टेज इस तरह पहुंच जाएगा कि इन दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये कम हो रही है और ये बढ़ रही है। ये एक्चुअली पहले से ज़्यादा थी, ये कम और ये बढ़ रही है। तो एक स्टेज पहुंच जाएगा कि दोनों की वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी। और वो स्टेज कब होता है, जब दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो स्प्रिंग है ये मैक्सिमम कंप्रेस हो जाए। ठीक है ना, अब मैक्सिमम कंप्रेशन के बाद
स्प्रिंग तो फोर्स एग्जर्ट कर रहा है अपनी ओरिजिनल शेप को, अपनी ओरिजिनल लेंथ को रिस्टोर करने के लिए, ठीक है ना। तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो एक स्टेज पहुंच जाएगा जिसको हम इंस्टेंट सपोज T1 डबल प्राइम का नाम देते हैं। तो इसी इंस्टेंट में ये ब्लॉक जो है इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो वो आगे जाएगा, जबकि इस ब्लॉक की वेलोसिटी कम होती जा रही है तो ये इस स्प्रिंग की इस इंड के साथ कांटेक्ट को छोड़ेगा। अब जब कांटेक्ट को जोड़ेगा, ठीक है ना, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएंगे, इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। बढ़ने के बाद जब ये स्प्रिंग के साथ कांटेक्ट को छोड़ेगा तो इसकी अपनी वेलोसिटी और उसकी अपनी वेलोसिटी, तो ये आगे जाएगा और ये पीछे रह जाएगा, ठीक है ना। अब इस दौरान इन दोनों की जो वेलोसिटीज़ है, जो कि ओरिजिनल शेप जब हमारे पास ये हासिल होता है, तो फर्स्ट ब्लॉक की V1 वेलोसिटी को हम V1 प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेकेंड ब्लॉक M2 की वेलोसिटी V2 को हम V2 प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। पर यहाँ पर हम लिखते हैं कि अब बच्चों ये V2 प्राइम जो है ये V1 प्राइम से क्या होगी, ग्रेटर होगी, ठीक है ना। तब तो ये ब्लॉक जो है स्प्रिंग के साथ कांटेक्ट को छोड़ेगा, इसको पुश करेगा, ये आगे जाएगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी और इसकी कम होगी। तो ये जब आगे जाएगा तो ऑटोमेटिकली M1 जो है स्प्रिंग के साथ कांटेक्ट को छोड़ेगा। तो इस दौरान स्प्रिंग ने अपनी ओरिजिनल लेंथ को रिकवर की, दोबारा रीगेन की, ठीक है ना। पर वेलोसिटी में चेंज आया, इसकी बढ़ गई और इसकी कम हो गई, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर इस वजह से लिखते हैं V2 प्राइम इज ग्रेटर देन V1 प्राइम। फिर ऐसी सिचुएशन में थर्ड केस में एट द इंस्टेंट T1 डबल प्राइम, इस केस में बच्चों अगर हम टोटल मोमेंटम को कैलकुलेट करना चाहें तो टोटल मोमेंटम को हम लिख सकते हैं M1 इस ब्लॉक की मास और इसकी वेलोसिटी अब है V1 प्राइम प्लस सेकेंड वन का मास है M2 और वेलोसिटी अब बन गई है V2 प्राइम। तो टोटल मोमेंटम हमारे पास ये आ गया। अब बच्चों बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन इस सिस्टम का जो मोमेंटम है वो तीनों केसेस में P एंड P के बराबर है, यानी टोटल मोमेंटम जो है वो रिमेन कांस्टेंट है। अब यहाँ पर स्प्रिंग जो है बच्चों ये मासलेस है, ये दोनों एंड्स पर इक्वल फोर्सेस को एग्जर्ट करता है। स्प्रिंग जो है ये मासलेस है, इसका कोई मास हम कंसीडर करते हैं कि ये इलास्टिक स्प्रिंग है, ठीक है ना, पर इसका कोई मास नहीं है, ये मासलेस है। तो ये दोनों एंड्स पर, अपने दोनों ही एंड्स पर क्या करता है, इक्वल फोर्स एग्जर्ट करता है। तो ये फोर्स और ये फोर्स ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब अगर हम बात करें एनर्जी की तो बच्चों बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन हम कहते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है। तो एनर्जी के लिए बच्चों अगर हम फर्स्ट केस को ले ले बिफोर T1, ठीक है ना, या बिफोर कोलिजन, तो यहाँ पर इस सिस्टम की बच्चों जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी या टोटल एनर्जी होगी वो टोटल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। इस सिस्टम की टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। यहाँ पर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को नहीं लेते क्योंकि ये कोलिजन जो है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, तो इस वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते। अब काइनेटिक एनर्जी मासेस की मोशन की वजह से, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लेते हैं स्प्रिंग की वजह से। तो टोटल एनर्जी इस सिस्टम की वो काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस इसकी 1/2 मास है m2 और वेलोसिटी v2 v2 स्क्वायर। तो बच्चों ये टोटल का एनर्जी है इसी सिस्टम की बिफोर कोलिजन। अब यहाँ पर हमने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि स्प्रिंग अभी तो कंप्रेस नहीं हुआ है, ठीक है ना। अब अगर हम सेकंड केस में जाएं जब मैक्सिमम कंप्रेशन था, तो यहाँ पर बच्चों टोटल एनर्जी जो है E वो किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इन दोनों की हम लिख सकते हैं 1/2, पहली की मास है m1, वेलोसिटी को हम v लेते हैं क्योंकि यहाँ पर जब मैक्सिमम कंप्रेशन था तो दोनों की वेलोसिटी इक्वल थी, तो वो इसी वेलोसिटी के साथ दोनों मूव हो रहे थे, ठीक है ना, जब मैक्सिमम कंप्रेशन हुई थी। प्लस सेकंड की जो
काइनेटिक एनर्जी है वो 1/2 m2 into v आ जाएगी। पर यहाँ पर हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को भी ऐड करेंगे जो कि बराबर है 1/2 kx² मैक्सिमम के। तो ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है जब स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेस हुआ। तो ये बच्चों टोटल एनर्जी है इस सिस्टम की ड्यूरिंग कोलिजन। अब अगर हम थर्ड केस में देखें, थर्ड केस में जब v2 प्राइम ये ग्रेटर है v1 प्राइम से, तो ये पीछे रह जाएगा, ये आगे जाएगा, ये स्प्रिंग के साथ कांटेक्ट को छोड़ेगा। तो वेलोसिटी को हमने आफ्टर कोलिजन v1 प्राइम एंड v2 प्राइम से रिप्रेजेंट किया। तो ऐसे केस में या एट द इंस्टेंट t1 डबल प्राइम टोटल एनर्जी जो है बच्चों वो बराबर हो जाएगी 1/2 मास m1, वेलोसिटी है v1 प्राइम का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1/2 मास है m2 और वेलोसिटी v2 प्राइम और ये स्क्वायर। बच्चों अगर हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आपस में कंपेयर करें तो हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन वो बराबर है काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन के। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, ये बिफोर कोलिजन था और ये रिलेशन हमने लेकर आफ्टर कोलिजन के लिए, तो बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर है। बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी एंड आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, हम कहते हैं कि मोमेंटम एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, जब आप कैलकुलेट करोगे तो टोटल मोमेंटम आपके पास वही आएगा, कांस्टेंट रहेगा। पर काइनेटिक एनर्जी में इस तरह नहीं होता, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है ये फंक्शन ऑफ टाइम है, टाइम के साथ चेंज हो रही है, ठीक है ना। कभी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जिस तरह यहाँ पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का कुछ हिस्सा इलास्टिक ये स्क्वायर है, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का सम पार्ट या तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, या यहाँ पर चूँकि यहाँ पर हम स्प्रिंग की बात कर रहे हैं तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, ठीक है ना। तो हम नहीं कह सकते कि टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो रिमेन कांस्टेंट है। आफ्टर कोलिजन यही एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फिर दोबारा कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में। तो हम कहते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर है फाइनल काइनेटिक एनर्जी के। पर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम हम नहीं कह सकते कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है। बिफोर एंड आफ्टर हम कह सकते हैं, पर इसके बीच में जो इंटरवल है, जिस तरह मोमेंटम के लिए किसी भी टाइम वेलोसिटी जो भी हो, अगर हम मोमेंटम को कैलकुलेट करना चाहे तो मोमेंटम कंजर्व रहता है, कांस्टेंट आएगा हर एक इंस्टेंट पे। पर काइनेटिक एनर्जी में इस तरह नहीं होता, क्योंकि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। अब इस एग्जाम्पल का मतलब किया था, इस एग्जाम्पल का बच्चों मतलब ये था कि एक्चुअली जब हम कोलिजन की बात करते हैं तो कोलिजन में बिटवीन टू पार्टिकल स्प्रिंग नहीं होता। ये तो हम सिर्फ समझाने के लिए कर रहे थे, ठीक है ना, कि किस तरह इलास्टिक कोलिजन में और इन इलास्टिक कोलिजन में कैसे मोमेंटम कंजर्व रहता है, पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर नहीं होती। क्यों नहीं होती? इस डिफरेंस को समझने के लिए हमने इस एग्जाम्पल में स्प्रिंग को लिया। अब ओरिजिनल एग्जाम्पल लेते हैं, ओरिजिनल एग्जाम्पल को फिर इसी स्प्रिंग वाले एग्जाम्पल के साथ कंपेयर करेंगे, तब जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ जाएगा। यही हॉरिजॉन्टल। तो बच्चों अब पहले वाले एग्जाम्पल को, यानी स्प्रिंग वाले एग्जाम्पल को, अब यहाँ पर हम बाल्स के एग्जाम्पल के साथ कंपेयर करते हैं। सिमिलर सिचुएशन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बॉल है ए, मास m1, बॉल बी मास m2, वेलोसिटी v1, वेलोसिटी v2, v1 इज ग्रेटर देन v2। तो ये पीछे से आके इस बॉल बी को स्ट्राइक करेगा, इसके साथ कोलाइड होगा। तो जो सिचुएशन बनता है वो इस तरह आ जाएगा, ठीक है ना। ये है बॉल ए और ये बॉल बी। तो बच्चों जब बॉल आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो बॉल यहाँ पर डिफॉर्म होते हैं, इसमें डिफॉर्मेशन आ जाता है। जिस तरह हमने स्प्रिंग एग्जाम्पल में किया था कि जब ब्लॉक ए स्प्रिंग के रियर एंड को टच करता है तो स्प्रिंग की लेंथ डिक्रीज होना शुरू करती है, यानी स्प्रिंग कंप्रेस हो जाता है। सिमिलरली जब ये बॉल आके इस बॉल को कोलाइड करेगा तो सरफेसेस इन कांटेक्ट यहाँ पर डिफॉर्मेशन पैदा होता है। अब ये डिफॉर्मेशन जो यहाँ पर पैदा होता है तो इस डिफॉर्मेशन में कुछ एनर्जी जो है
वो कन्वर्ट होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, यहाँ पर स्टोर होती है। तो काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है वो इस डिफॉर्मेशन में चला जाता है। अब हमने पढ़ा था कि जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो मिनिमम होगी, डिक्रीज होगी। अब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन में हमने कहा था कि दोनों बाल्स जो हैं वो इक्वल वेलोसिटी को गेन करेंगे, ठीक है ना, जिसको हम सिंपली वी भी कह सकते हैं। जब डिफॉर्मेशन मैक्सिमम हो तो दोनों बाल्स की वेलोसिटी इक्वल होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो डिक्रीज होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का सम पार्ट जो है वो डिफॉर्मेशन में चला जाता है। अब यहाँ पर भी टोटल मोमेंटम क्या होगा, वो कंजर्व होगा, टोटल मोमेंटम कंजर्व होगा। अब बात यहाँ पर ये आती है कि अब ये दोनों बाल जो हैं क्या ये एक दूसरे से सेपरेट होंगे या सेपरेट नहीं होंगे, ये डिपेंड करता है कि ये बाल जो हैं ये किस मटेरियल से बने हैं। अब सपोज़ फर्स्ट केस में अगर हम कहें कि ये बाल जिस मटेरियल से बने हैं ये परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल है, परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल। अब बाल जो हैं उसमें मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आया है, परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल से बने हैं, तो इन बाल्स के इनसाइड फोर्सेस डेवलप होंगी, ठीक है ना। उन फोर्सेस की वजह से ये बाल्स अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन करेगी, रिगेन करने की कोशिश करेगी। अब रिगेन करने की कोशिश के लिए ये दोनों बाल्स एक दूसरे को पुश करेंगे, ठीक है ना। तो इस बाल की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और इस बाल की वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो इस दौरान ये आगे जाएगा और ये पीछे रह जाएगा, तो दोनों के बीच में सेपरेशन आ जाएगा और ये दोनों बाल्स जो हैं ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन करेंगे, ठीक है ना। ओरिजिनल शेप जो है, ओरिजिनल शेप को वो गेन करेंगे। अब डिफॉर्मेशन में जो काइनेटिक एनर्जी थी वो दोबारा कन्वर्ट हो जाएगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि डिफॉर्म फॉर्म में यहाँ पर थी, मौजूद थी, अब वो दोबारा कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। तो फिर परफेक्टली इलास्टिक केस के लिए हम कहते हैं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ये बराबर होती है फाइनल काइनेटिक एनर्जी के। जिस तरह हमने पहले एग्जांपल में कहा कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट कंजर्व्ड नहीं होती, अदर फॉर्म में चली जाती है, पर इनिशियल और फाइनल ये हम कहते हैं जब डिफॉर्म फॉर्म में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी दोबारा कन्वर्ट हो जाए तो इस केस में हम कहते हैं कि इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी थी और फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर है, किस केस में, परफेक्टली इलास्टिक केस में। अब अगर हम सेकेंड केस में कहें कि सपोज ये बाल्स जो हैं ये इन इलास्टिक है, परफेक्टली इन इलास्टिक। अब जब परफेक्टली इन इलास्टिक मटेरियल से ये बाल्स बने हैं, जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन आ जाता है वो तो ठीक है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो तो डिक्रीज होगी फर्स्ट केस की तरह। अब फोर्सेस जो हैं बाल के इनसाइड डेवलप नहीं होते, जब फोर्सेस नहीं है तो वो एक दूसरे को पुश नहीं करेंगे। अब यहाँ पर मैक्सिमम डिफॉर्मेशन है तो ये इसी फॉर्म में, इसी हालत में सिंगल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आगे जाएंगे। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी परफेक्टली इन इलास्टिक केस में फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो लेस देन होती है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से। यानी अगर हम लेके कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सपोज m1 डिफॉर्म फॉर्म में m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर ये इनिशियल थी। अब इसी डिफॉर्म फॉर्म में हम अगर लेके तो हम लिखेंगे 1/2 m1 v स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v स्क्वायर के, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम इक्वल तो लिखते हैं, पर यहाँ पर लिखते हैं कि के एफ इज लेस देन के आई के एफ इज लेस देन के आई के इनिशियल फाइनल के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिफॉर्मेशन में सम काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हुई है। पर केस हम यहाँ पर ये लिखते हैं, आप लोग कहेंगे कि भाई इक्वल बीच में डाला, हाँ इक्वल बीच में डाला, पर कंडीशन लेगा कि अब ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से क्या होगी, कम होगी। अब अगर थर्ड केस में हम कंसीडर करें कि सपोज ये बाल जिस मटेरियल से बने हैं ये पार्शियली इलास्टिक हैं। अब जब पार्शियली इलास्टिक हैं तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के बाद फोर्सेस इनसाइड डेवलप होंगी,
ये बाल्स एक दूसरे को पुश करेंगे अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन करने के लिए, पर इन बाल्स का कंप्लीट ओरिजिनल शेप रिकवर नहीं होगा क्योंकि पार्शियली इलास्टिक मटेरियल से बना है। कुछ एनर्जी जो है, कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिफॉर्म फॉर्म में इन्हीं बाल्स की शेप में रह जाएगी, कंप्लीट जो है वो कन्वर्ट नहीं होगी। तो फिर पार्शियली इलास्टिक के लिए भी, कोलिजन के लिए भी हम लिखते हैं कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो लेस देन है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी से। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो लेस देन है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अगर हम रिलेशन लेके 1/2 इनिशियल के लिए m1 v1 स्क्वायर प्लस सेकेंड बाल के लिए m2 v2 स्क्वायर, तो वो बराबर होगा 1/2 m1 v1 प्राइम स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 प्राइम स्क्वायर के। पर हम कंडीशन लिखते हैं कि ये फाइनल जो है ये इस इनिशियल से किया है वो लेस देन है। पर यहाँ पर जो चेंज है काइनेटिक एनर्जी में डेल्टा के, जिसको हम लिख सकते हैं के आई माइनस के एफ, ये चेंज जो है ये कम होगा इसी चेंज से। वो इस वजह से कि ये तो परफेक्टली इन इलास्टिक था, ठीक है ना, परफेक्टली इन इलास्टिक। अब ये जो है ये पार्शियली इलास्टिक, ये तो अपनी शेप को बिल्कुल ही रिकवर नहीं करता, पर इसी डिफॉर्म शेप के साथ सिंगल वेलोसिटी के साथ वो मूव होते हैं। पर यहाँ पर पार्शियली इलास्टिक में ये बाल जो है वो सेपरेट होते हैं, ठीक है ना, अपनी शेप को रिकवर करते हैं, पर थोड़ा सा डिफॉर्म फॉर्म में रह जाता है, यानी थोड़ी सी डिफॉर्मेशन इन बाल्स में रह जाती है। तो इस दौरान थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिफॉर्म फॉर्म में बाकी रह गई, यहाँ पर तो कंप्लीट रह गई थी, ठीक है ना। इसी केस में थोड़ा सा हिस्सा बाकी रह गया, इस वजह से इसी केस में जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो कम होगी, पर इससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है ना। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होगा, यहाँ पर जो डिफरेंस है ये क्या होगा, कम होगा। तो ये था हमारा लेक्चर कोलिजन का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन 1 डायमेंशन में उसको डिस्कस करेंगे। उसमें जो वेलोसिटीज़ के लिए आफ्टर कोलिजन डिराइवेशन है v1 प्राइम v2 प्राइम, वो सारा डिराइवेशन उसी लेक्चर के अंदर हम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।